नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष संसार कार्यक्रम के माध्यम से मेरी और आपकी बातचीत अक्सर ग्रहों के विषय में होती है, ग्रह चाल के विषय में होती है, ग्रह तत्व के विषय में होती है कि ग्रहों में ईश्वर ने ऐसी कौन सी शक्तियां भर दी हैं कि उनका प्रभाव हमारे जीवन में है। ज्योतिष के 3 भाग हैं। प्रथम है गणित, कैलकुलेशन करना, जिसे हम नक्षत्रों, राशि, लगन चक्कर इनके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, गणित करते हैं। दूसरा है फलित। फलित का अर्थ ये है कि जब हम गणित निकाल लेते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में भ्रमण कर रहा है, मित्र राशि में भ्रमण कर रहा है या शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है, उसका क्या प्रभाव होता है, उसको फलित बनाकर फिर अपने जीवन में लागू किया जाता है। विशेषकर जन्म पत्रिका के अनुसार जब लगन स्पष्ट हो जाता है। और तीसरा इसका भाग है उपचार, उपाय। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का निर्माण इसीलिए किया गया है कि आने वाले समय में अच्छी या बुरी घटनाओं का हमें पहले ही ज्ञान हो जाए। आने वाले समय में हमें किस प्रकार सफलता और असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है, इस बात का हमें ज्ञान पहले ही हो जाए। और अगर हमारी दशा अंतरदशा बहुत बढ़िया किसी ग्रह की चल रही है और जन्म पत्री में भी उस ग्रह की स्थिति बड़ी सुंदर है, तो फिर उस दशा अंतरदशा का लाभ कैसे उठाना है, यानी कि सफलता कैसे प्राप्त करनी है, ये ज्योतिष शास्त्र हमें ज्ञान देता है। और कहीं जिस ग्रह की दशा या अंतरदशा हमारे ऊपर हो, उसका प्रभाव जन्म पत्रिका के अनुसार अशुभ हो, परेशानी देने वाला हो, या आजकल हम गोचर को साथ स्टडी करते हैं, गोचर में उसका प्रभाव परेशान करने वाला हो और हमारी दशा अंतरदशा उसी ग्रह की चल रही हो और जन्म पत्री में भी वही ग्रह खराब हो, तो 100% हमें अशुभ समाचार सुनने पड़ते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शत्रु सताते हैं, रोग घेर लेते हैं और ऋण यानी कि कर्जा हमें बोझ तले दबा देता है। कारण अशुभ ग्रह की दशा चल रही होना, गोचर में उसका अशुभ होना, जन्म पत्री में भी उसकी प्लेसमेंट अशुभ होनी। अब ये सारा सिस्टम कैसे समझ आए? ज्योतिष के माध्यम से। पूरी दुनिया में ऐसा और कोई माध्यम नहीं है कि कोई बच्चा जन्म ले और उस बच्चे के जन्म नक्षत्र अनुसार, जन्म राशि अनुसार, जन्म लगन अनुसार जो विंशोत्तरी दशाओं का चार्ट निकलता है, लगभग उसके 100 या 120 वर्ष के विषय में कुछ ना कुछ ज्ञान हमें दे ही देता है। और जब हमारे पास डेटा एकदम सही आ गया, डेटा मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस एकदम सटीक हो गया, जिसमें कस्प लगन ना हो, संधि लगन ना हो, तो समझ लीजिए ज्योतिष इतना सटीक बैठता है कि कभी कभी सामने सुनने वाले के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या खेल है, क्या जन्म पत्री के 12 खाने हैं और क्या ये ज्ञान है भारत का महान ये ज्ञान है। वेदों और शास्त्रों में इस ज्ञान का उल्लेख है। उस ज्ञान का सहारा लेकर हम आगे 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 शोध करते आ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के तर्क वितर्क भी हैं। सबसे ज़्यादा तर्क आजकल राहु और केतु से बनने वाला जो दोष है, जिसे काल सर्प दोष कहा गया है, उसके विषय में किया जाता है। क्योंकि रिसर्च का मैटर है, शोध करने का मैटर है। जैसे जैसे और चीज़ें सामने आती जाएंगी
उनका खुलासा होता जाएगा आपके ऊपर। और जैसे जैसे इन चीज़ों को हम अपने जीवन में लागू करके देखेंगे वैसे वैसे हमें वो सटीक लगेंगी, और जब वो हमें सटीक लगेंगी फिर उस चीज़ का प्रचलन हो जाता है। ये ठीक चिकित्सा शास्त्र की तरह, मेडिकल साइंस की तरह, जैसे प्राचीन समय में डायबिटीज़ नामक रोग के बारे में किसी को नहीं पता था, हेपेटाइटिस के बारे में नहीं पता था, एड्स के बारे में नहीं पता था, और उसकी खोज होती है फिर धीरे धीरे कि ब्लड में ये इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, स्किन में ये इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। फंगस जो होती है शरीर में, उसे पुराने ज़माने में कुष्ठ रोग, कोढ़ पड़ गया आपको, बस ये कहकर मरीज़ को छोड़ दिया जाता था, समाज से निकाल दिया जाता था। लेकिन जब जब उसका अनुसंधान किया गया, शोध किया गया, रिसर्च किया गया, उसके विषय में जब जाना गया, उसके परिहार किए गए, उपाय किए गए, आज कई बीमारियां जो हैं इस समय इलाज के काबिल हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष भी एक शोध का विषय है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत तर्क और वितर्क है, विशेषकर राहु केतु के साथ बनने वाले जो दोष होते हैं, जिसे पितृ दोष कहा गया है, जिसे काल सर्प दोष कहा गया है, जो विभिन्न प्रकार के श्रापों का निर्माण होता है। राहु के साथ कोई भी ग्रह आ जाए या केतु के साथ कोई भी ग्रह आ जाए, उसका नकारात्मक प्रभाव हमें सहना पड़ता है। मैं यहाँ बैठकर ये नहीं कहता कि राहु केतु सदा बुरे, क्योंकि ये राहु और केतु शनि और मंगल की छाया है। कुजावत केतु शनिवत राहु, इस बेसिक लाइन को लेकर ही कैलकुलेशंस होती हैं। जब शनि महाराज जन्मपत्री में अच्छी स्थिति में होंगे, शुभ राशियों में होंगे, जो उनकी मित्रों की राशियां हैं, शुभ स्थानों में होंगे, तो राहु भी फिर बढ़िया फल देने के काबिल होते हैं। बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि तीसरे घर का राहु बहुत अच्छा होता है, छठे घर का राहु बढ़िया है, 11वें घर का राहु बढ़िया है, दशम भाव में राहु राजयोग पैदा करता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन सबकी कुंडलियों पर तो लागू नहीं होता। जिसकी कुंडली में शनि सशक्त हो, राहु दशम भाव में हो, तो मैंने उसे मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर, एमपी बनते देखा है। जिसकी कुंडली में शनि बढ़िया हो, उच्च हो, सशक्त हो, और राहु उसे हमेशा कोई ना कोई फल देता है। जिसकी कुंडली में मंगल बढ़िया हो, उसे केतु नुकसान नहीं पहुंचाता, उल्टा तरक्की देता है। तो कुजावत केतु, कुजा मंगल को कहा गया है, मंगल जैसा केतु और शनि जैसा राहु। अब इस बात को बेसिक लेकर शोध करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। राहु और केतु के योग से, योग मतलब अगर कोई ग्रह इनके साथ आकर युति कर ले, योग कर ले, उसे हमें पढ़ना चाहिए अपने जीवन में कि राहु सूर्य हमेशा देख लीजिए पिता के साथ टेंशन देता ही रहता है। राहु मंगल, भाइयों के साथ चिंता आती है। राहु शुक्र, जीवन साथी के कारण परेशानियां मिलने लग जाती हैं। राहु बुध, बुद्धि को भ्रमित कर देता है राहु और बुध का ये योग। राहु चंद्रमा, मानसिक पीड़ा लगती है। राहु शनि, प्रेत श्राप बना होता है कि अचानक कोई ना कोई नई मुसीबत सामने आती रहती है। इसी प्रकार अगर कोई ग्रह केतु के साथ भी आ जाए तो सामने से राहु की दृष्टि में आ जाता है। सिंपल बात है, कोई ग्रह केतु के साथ होगा, उसके ऊपर भी राहु की दृष्टि होगी। और राहु की दृष्टियां हैं पंचम, सप्तम, नवम। कोई ग्रह राहु की 5वीं दृष्टि में आ जाए, 7वीं में आ जाए, 9वीं में आ जाए। केतु की दृष्टि है पंचम, सप्तम, नवम। कोई ग्रह केतु की 5वीं दृष्टि में आ जाए, 7वीं में आ जाए, 9वीं में आ जाए, उनके जो बॉस हैं, मालिक हैं, शनि और मंगल के अनुसार फिर वो प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। और जो हमारी जन्म पत्रियों में राहु के साथ कोई ग्रह होता है या केतु के साथ ग्रह होता है, वो निश्चित रूप में पूर्व जन्म के हमारे किसी पाप को दर्शाने के लिए कर्म नियंत्रक, राहु केतु को कर्म नियंत्रक कहा गया है। कर्म नियंत्रक ग्रहों के साथ कोई ना कोई हमारा शुभ ग्रह आ जाता है, तो हमें फिर जानकारी मिलती है कि भैया अगर शुक्र राहु आ गए हैं या शुक्र केतु आ गए हैं तो चरित्र को संभाल कर रखना पड़ेगा।
हर संविधान में हमें मौलिक अधिकार भी दिए जाते हैं और कर्तव्य भी बताए जाते हैं, ड्यूटीज़ भी बताई जाती हैं। अगर अपने देश का ही संविधान पढ़ेंगे उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हैं, मौलिक अधिकार तो हैं, लेकिन ड्यूटीज़ भी हैं, कर्तव्य भी है। तो जब आप अपनी जन्म पत्रिका में शुक्र राहु पढ़ेंगे तो आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा। शुक्र केतु पढ़ेंगे तो पूर्व जन्म में हमने शुक्र को ख़राब किया हुआ है, किसी स्त्री को, किसी महिला को सताया होगा, जो इस जन्म में भगवान ने हमें शुक्र राहु या शुक्र केतु वाली जन्म पत्री दी है। तो फिर वहाँ पर कर्तव्य, उपाय नहीं, कर्तव्य बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कर्तव्य ये है कि हमें अब अपने नैतिक चरित्र को संभालना है, इस जीवन में शुक्र को खराब नहीं करना अगर राहु या केतु के साथ है, परस्त्री गमन नहीं करना। इसी प्रकार राहु मंगल, राहु सूर्य, केतु मंगल, केतु सूर्य, इन सब ग्रहों के साथ जो रिश्ते नातेदार जुड़े होते हैं उनके साथ हमें इस प्रकार बनाकर रखनी चाहिए कि कहीं अगर त्याग भी करना पड़ जाए, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाए, मन को मारना भी पड़ जाए, तो वहाँ पर हमें सर झुका लेना चाहिए। उपाय से भी अधिक कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर कर्तव्य काम कर जाता है। तो ये साइंस है, ये विज्ञान है। ज्योतिष भी एक शुद्ध गणित है। इस गणित को समझकर जब हम अपने जीवन में लागू करेंगे, ग्रहों के तत्वों को, ग्रहों को ईश्वर द्वारा प्रदान की गई शक्तियों को जब समझ जाएंगे, फिर अच्छे या बुरे ग्रहों का जब ज्ञान हो जाता है, अच्छे ग्रहों के रंगों को, रत्नों को, मंत्रों को, यंत्रों को अपने ऊपर प्रयोग करेंगे। बुरे ग्रहों के विषय में जान लेते हैं जब हम, उनके दान पुण्य, उन्हें विसर्जन करना, उन्हें निर्धनों में बांट देना, उन्हें लंगरों में बांट देना, जब हमें अपने अशुभ ग्रहों के दान पुण्य के विषय में पता चल जाएगा, शुभ ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका पता चल जाएगा, जन्म पत्री की दशा और अंतरदशा की क्या सपोर्ट है ये पता चल जाएगी, गोचर हमें क्या बता रहा है, गोचर में वो ग्रह अच्छा है जो हमारी जन्म पत्री में उच्च पड़ा हुआ है। हो सकता है हमारी जन्म पत्री में शनि उच्च हो, शनि की महादशा चल रही हो, लेकिन गोचर में वक्री होगा तो निश्चित रूप में हमें तब तक इंतज़ार, प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक वो ग्रह गोचर में फल देने लायक नहीं हो जाता। तो ये सारा इतना सुंदर सिस्टम है, अगर हम इसे समझ लें तो निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता और असफलता को समझ सकते हैं। हमारे काम नहीं बन रहे होते जब, हम फिर आतुर होकर किसी पाखंड या ढोंग की शरण में नहीं जाते। ईश्वर ने कहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा। इस शब्द के पीछे बहुत बड़ा राज है, ज्योतिष भी इसे बता सकता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान से समझें, सुने, जानें, क्योंकि मैं आपके साथ गोचर साझा करता रहता हूँ। समय मैंने देखा है समाप्त हो गया है। कल आपको मैं बताऊँगा कि इस समय धन प्राप्ति का ग्रह शुक्र केतु के साथ खराब है। कल मैं आपको आपके लगन अनुसार बताऊंगा कि मेष से, वृष से, मिथुन से शुक्र ग्रह केतु के साथ पीड़ित है, राहु की दृष्टि में है, क्या हमारे जीवन में प्रभाव आएगा और कैसे हम प्रयास कर सकते हैं शुक्र ग्रह को ट्यून करने का, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का। कल इस बात को साझा करेंगे। आज अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे मेरे नंबरों के ऊपर आप कांटेक्ट करके सारी जानकारी हासिल करके मुझे मिल सकते हैं। बस यही संदेश देता हुआ अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। नमस्कार।